मेंडल ने कितने ला दिए? 3। कौन कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनमें से कितना है जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड होता है? 2। कौन कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। और कौन सा डाई हाइब्रिड क्रॉस बेस्ड है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, किसी को याद है लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? उसके पॉइंट्स याद हैं आपको? सबसे पहला, कैरेक्टर कंट्रोल किए जाते हैं फैक्टर्स के द्वारा। फैक्टर्स पेयर में होते हैं। डिसिमिलर पेयर होगा तो एक डोमिनेट करेगा, एक रिसेसिव होगा। ठीक है। और F2 जनरेशन के अंदर हेट्रोजाइगस और सॉरी आपके पास डोमिनेंस और रिसेसिव के जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो 3:1 का रेशियो होगा। ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कि ब्लेंडिंग नहीं होती है। ये तो है ना। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो एलील क्या करते हैं? सेग्रीगेट करते हैं ना। और पेरेंट के अंदर जो एलील पेयर होता है उसमें से कोई एक एलील एक गैमेट में जाएगा, दूसरा एलील दूसरे गैमेट में जाएगा। ठीक है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? एक पेयर का असॉर्टमेंट दूसरे पेयर से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। चलिए फिर आगे बात करते हैं, जस्ट इससे आगे बढ़ लेते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमारा टॉपिक यहाँ से लिखा हुआ है, लेकिन पहले बात करते हैं मेंडल की, फिर हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ये जो टॉपिक है आपका मेंडल वाला एनसीईआरटी के अंदर, अगर इसे लिखना चाह रहे थे इसे एक अलग टॉपिक में लिखते कि मेंडल के वर्क को कैसे इतने टाइम तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, लेकिन इसी के अंदर लिख दिया गया तो कोई बात नहीं है। पहले हम मेंडल के बारे में पढ़ते हैं। मेंडल ने अपना वर्क स्टार्ट किया था 1856 से लेकर के 1863 तक। इतना काम किया था इन्होंने। फिर जो भी इन्हें रिजल्ट मिला उस सारे रिजल्ट को इन्होंने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद में उसे इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में उसे फिर इन्होंने 1865 में पब्लिश किया। तो क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने अपने काम को पब्लिश कब कराया था? मेंडल ने अपने काम को पब्लिश कब कराया? पब्लिश किया था 1865 में। और कौन सा काम कर रहे थे ये? इनहेरिटेंस के लॉ पे काम कर रहे थे ना। बोलिए, इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर वही तो काम कर रहे थे ये। तो अपने काम को इन्होंने पब्लिश कब किया? 1865 में इन्होंने पब्लिश किया। इसे आप अंडरलाइन कर रहे हैं 1865। नेक्स्ट, लेकिन कह रहे हैं कि बट फॉर द सेवरल रीजन, और अलग अलग कारण की वजह से इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल द 1900, यानी मेंडल का जो काम था वो लगभग 1900 तक कैसा रहा? अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। अनरिकॉग्नाइज का मतलब यहाँ पर यह है कि इसके बारे में, यानी कि मेंडल ने जो अपना काम किया था उसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं था, या मैं कहूँगा पूरी दुनिया में पता नहीं था। अगर कुछ लोग को पता था, जो मेंडल के आसपास साइंटिस्ट थे उनका जो ग्रुप था उसी तक क्या था ये पता था, बाकी सारे लोग को पता नहीं था। तो क्वेश्चन यहाँ से 3 बनेंगे। पहला क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने काम कब स्टार्ट किया था? 1800? अरे नहीं भाई, 56 से स्टार्ट किया था, खत्म कब किया? 1863। ठीक है ना। पब्लिश कब किया अपने काम को? 1865। और ये कब तक अनरिकॉग्नाइज रहे? 1900 तक। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अनरिकॉग्नाइज रहने क्या, यानी कि मेंडल के काम किसी को पता नहीं था, इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन आप समझ सकते हो। 1865 की बात है। 1865 में क्या उतना अच्छा कम्युनिकेशन था जितना आज का है? नहीं है ना। तो पहला रीजन ये बन जाता है कि मेंडल के वर्क को ज्यादातर लोग नहीं जान पाए। उसके पीछे क्या रहा था? कम्युनिकेशन। उस वक्त जो कम्युनिकेशन था वो उतना ज्यादा इजी नहीं था। अगर हम आज से और उस वक्त को कंपेयर करें तो आज क्या है? कम्युनिकेशन आसान है, आसान है ना। और फ्रीडम भी बहुत सारी है। कुछ भी आपको बोलना होता है तो आप तुरंत उठाते हो मोबाइल, फेसबुक पर, इंस्टा पर, इस पर अपना वॉइस वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देते हो कि ये मेरे दिल की फीलिंग है, मैंने बोल दिया। ये तो है ना। या मैंने जो स्टडी किया है, मुझे जो पता है वो मैं बोल रहा हूँ। ये चल रहा है आजकल। बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे, दिन भर जो करते हैं सुबह से लेकर शाम तक वीडियो डालते रहते हैं, अच्छा खासा उनका व्यू आता रहता है, होता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, ब्लॉग बनाते रहते हैं। उस वक्त देखा जाए, उस वक्त ना तो ये इतना ज्यादा इंटरनेट था, ना आपके पास उतना ज्यादा सुविधाएं थी जिससे कम्युनिकेशन हो सकता था। तो कम्युनिकेशन करने का केवल 2 ही रास्ता था, पेपर था, न्यूज़पेपर या मैगजीन हुआ करते थे। अब उसमें भी देखा जाए, अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई आपके पास जैसे अपने देश में भी इस वक्त क्या है,
अपने देश में देखा जाए तो मीडिया दो टाइप की, एक सोशल मीडिया हो गई है ना, एक मेन स्ट्रीम मीडिया है या नहीं है। अगर कोई भी न्यूज आपको पूरे देश में फैलानी होती है तो क्या करना होता है, आपको वो न्यूज कहाँ देनी होती है, उस न्यूज चैनल को दो जो जो पूरा देश देखता हो। तो आपकी जो बात होगी वो क्या कर जाएगी, पूरे देश में फैल जाएगी ना। लेकिन अगर मान लो आपके पास कोई स्टोरी है और उसे आप अपने एक लोकल किसी पत्रकार को बता रहे हो, तो वो कहाँ तक फैला पाएगा उस न्यूज को, केवल लोकल एरिया तक ना। लेकिन अगर वही न्यूज आपकी कहाँ आ जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाए, जो जिसे पूरा देश देखता है, तो आपकी स्टोरी को पूरा देश देखेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन उस वक्त भी क्या था, आसान नहीं था। तो पहला रीजन यही था कि मेंडल के काम को 1900 तक अनरिकॉग्नाइज रहना पड़ा। उसके पीछे रीजन ये था कि कम्युनिकेशन उस वक्त उतना आसान नहीं था एज इट इज नाउ, जितना आसान आज है। इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश, और इनका जो काम था वो वाइडली पब्लिश नहीं हो पाया। वाइडली पब्लिश होने का मतलब है ये ऐसे मैगजीन में पब्लिश नहीं करा पाए जो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होती हो, बल्कि उस मैगजीन में इन्होंने अपना काम पब्लिश कराया था जो लोकल एरिया तक क्या थी, सीमित थी। जब लोकल एरिया तक सीमित रहेगी तो लोकल लोग जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो बताइए मेंडल का पहला रीजन, मेंडल के काम को 1900 तक कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था, उसका पहला रीजन क्या था, कम्युनिकेशन उतना आसान नहीं था। तो आप इतना अंडरलाइन कर ले पहले, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एट दैट टाइम। दूसरी बात, मेंडल ने हर बात की क्या कही, मेंडल ने ये तो कहा था कि अगर कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, फैक्टर होता है। क्या होता है, फैक्टर होता है। और फैक्टर आपने बताया था, मेंडल ने बताया था, जो फैक्टर होता है वो स्टेबली पास होता है। अरे बोलो, बिना ब्लेंडिंग के पास होता है, ये तो बोला गया था। तो मेंडल दूसरा काम क्या था, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द जीन। वैसे मेंडल ने जीन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, मेंडल ने क्या इस्तेमाल किया था, फैक्टर्स इन द मेंडेलियन वर्ड्स आर स्टेबल। मेंडल ने कहा था कि जो फैक्टर होते हैं कैसा होता है, स्टेबल होता है, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाता है बिना चेंज हुए। कैसे जाता है, बिना चेंज हुए, यानी अनचेंज होके जाता है। ये क्या कि स्टेबल एंड डिस्क्रीट, डिस्क्रीट यूनिक मतलब होता है सेपरेटेबल, जो आसानी से क्या हो सकता है, सेपरेट हो सकता है। दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेड्स एंड ऑफ द पेयर ऑफ द एलील व्हिच डिड नॉट ब्लेंड। और ये भी तो इन्होंने कहा था कि ब्लेंडिंग नहीं होती है। आगे फिर लिखा हुआ है विथ ईच अदर वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द हिज कंटेम्परेरीज एज एन एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन फॉर द अपीयरेंस ऑफ द कंटिन्यूअस वेरिएशन सीन इन द नेचर। देखो दो बात है यहाँ पर, कहा क्या गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि मेंडल ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था, जो कॉन्सेप्ट कहलाता क्या है, फैक्टर का। मेंडल ने कहा कि जो भी कैरेक्टर होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाते हैं थ्रू द फैक्टर। और इन्होंने ये कहा था जो हमारा फैक्टर्स है, ये जो फैक्टर्स होता है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है, और कैसा होता है, वो डिस्क्रीट यूनिट होता है, मतलब वो आसानी से सेपरेट हो सकता है। अगली बात इन्होंने ये भी कही थी कि जब भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई भी कैरेक्टर जाता है तो उसमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती। बोलो, अब बात यहाँ पर आती है, अगर ब्लेंडिंग नहीं होगी इसका मतलब आपके पॉपुलेशन के अंदर कोई वेरिएशन दिखना नहीं चाहिए था आपको। लेकिन उस वक्त भी तो वेरिएशन दिख रहा था। क्या सारे ह्यूमन एक जैसे थे, क्या सारे मटर प्लांट एक जैसे थे, नहीं ना, उसमें भी तो क्या था, वेरिएशन था। तो वेरिएशन दिख रहा था लेकिन वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। यानी कि मेंडल का जो फैक्टर था उस वक्त, मेंडल को जो बताए थे वो फैक्टर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, किसको, वेरिएशन को। इसलिए मोस्ट ऑफ लोगों ने क्या किया, इस फैक्टर को मानना मना किया कि भाई जो फैक्टर आपका है वो वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा बहुत आप में गलती जरूर है। लेकिन मेंडल बार बार ये कह रहे थे कि जो भी कैरेक्टर्स होता है वो हमेशा फैक्टर से कंट्रोल होता है, और फैक्टर कैसा होता है, स्टेबल होता है, और कैसा होता है, डिस्क्रीट यूनिट होता है, जिसमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती है। अगर ये माना जाए तो वेरिएशन से नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन उस वक्त वेरिएशन दिख रहा था, इसलिए ज्यादातर लोग मेंडल की बात को मानने से मना भी कर गए। इतना क्लियर, दो रीजन हो गया। तीसरा रीजन पे आते हैं, थर्ड रीजन, थर्ड मेंडल। अब देखो थर्ड क्या था, बायोलॉजी में मैथ लगा देना तो बहुत बड़ी बात है। मेंडल अप्रोच ऑफ द यूजिंग द मैथमेटिक्स, क्योंकि मेंडल जब भी कोई भी अपना रिजल्ट लाते थे वो मैथ लगाते थे ना, याद है नहीं याद है, अगर याद होगा आपको, कभी मैंने कहा था a+b का होल स्क्वायर भी लगाया था, इन्होंने लगाया भी था। और इसके साथ साथ में अगर आप देखें डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटाइप लाने के लिए क्या करते थे, वो दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप को मल्टीप्लाई करते थे। अरे बोलो, तभी तो क्या आता था,
9331 आता था। और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जीनोटाइप को लेके आने के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को क्या करते थे, जीनोटाइप को ये मल्टीप्लाई करते थे। इसे देख लो 1 to 1 मल्टीप्लाई बाई 1 to 1, तो मैथ ही तो लगा रहे हो यहाँ पर ना। और बायोलॉजी वाले को मैथ देख के तो हालत खराब जाती है ना। तो बात आती है कि मेंडल ने क्या अप्रोच लिया था मैथमेटिक्स का, टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमिना। बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए मैथ का इस्तेमाल किया था। वाज टोटली न्यू, जो पूरी तरीके से क्या था, नया था, सबके लिए था। एंड अनएक्सेप्टेबल, और कोई मानेगा बायोलॉजी में मैथ लगा देना, नहीं। टू मैनी ऑफ दीज बायोलॉजिस्ट ऑफ दिस टाइम, उस वक्त जो बायोलॉजिस्ट थे वो मान ही नहीं थे बायोलॉजी में मैथ लगा रहे हो। अगर मैथ लगा रहे तो मैथ पढ़ो ना, चाहे बायोलॉजी में चले आए हो। तो बात यहाँ पर ये थी, तीसरी बात ये थी कि इन्होंने क्या किया था, अपने बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए मैथ का इस्तेमाल किया था, इसलिए बहुत सारे लोग इनकी बात को मान नहीं रहे थे। 3 रीजन हो गया। चौथी बात आते हैं नेक्स्ट। फाइनली मेंडल वर्क सजेस्ट दैट फैक्टर्स, बार बार मेंडल से कोई कुछ पूछता था कि भाई बताओ ये मुझे कि कैरेक्टर जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं। तो मेंडल के बस एक ही बात होती थी, फैक्टर्स से। किसके थ्रू जा रहे हैं, फैक्टर्स। तो लोगों ने कहा एक मिनट सुन लो मेरी बात। जैसे मान लो कि मेंडल कहीं जा रहे हो, किसी साइंटिस्ट ने पूछा भैया जो कैरेक्टर होते हैं ना वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाते कैसे जाते थे, मेंडल घूम के कहते थे फैक्टर्स से। कैसे, फैक्टर्स से। तो लोगों का रुको पहले समझाओ मुझे, अगर तुम कह रहे हो फैक्टर फैक्टर बार बार कह रहे हो तो मुझे ये बताओ यार कि फैक्टर दिखता कैसे है, होता क्या है, उसका कुछ मुझे प्रमाण तो दो यार कि फैक्टर होता है। तो बस तुम बता दे रहे हो कि फैक्टर से जाता है, फैक्टर जाता है, और फैक्टर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो लोगों ने कहा ना कि देखो क्या हमें चाहिए, अगर कुछ है तो हमें क्या चाहिए, उसका प्रूफ चाहिए ना, हमें प्रूफ तो दिखाओ। प्रूफ हमारे पास नहीं है, बस जा रहा है किसी थ्रू, फैक्टर के थ्रू जा रहा है, बस इतना समझ लो बस, ठीक है। यानी कि फैक्टर्स वाज डिस्क्रीट यूनिट, ये तो मेंडल ने कहा था। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, मेंडल कोई भी प्रूफ फैक्टर का प्रोवाइड नहीं कर पाए। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स होता भी है इसका कोई प्रूफ मेंडल नहीं दे पाए थे। आर से व्हाट दे वर मेड अप ऑफ, और ये भी नहीं बता पाए थे कि मेंडल ये भी नहीं बता पाए थे जो फैक्टर होता है वो किस चीज का बना हुआ होता है। तो जब लोगों ने मेंडल से प्रूफ मांगा कि फैक्टर फैक्टर चिल्ला रहे हो आप प्रूफ दे दो, तो कहे हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, बस जा रहा है इतना समझ लो, आगे ढूंढ लेना, डिस्कवर कर लेना, जब ज्यादा नॉलेज बढ़ जाएगी तब। लेकिन अभी मेरे पास कोई भी फिजिकल प्रूफ उसका अवेलेबल नहीं है, और वो किस चीज का बना है ये भी मुझे नहीं पता है। ये तो बाद में मुझे पता चला कि जो मेंडल का फैक्टर होता है वही क्या होता है, जीन होता है। और जीन वो क्या होता है, जीन क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए का वो पार्ट जो एक्सप्रेशन शो करते हैं वही क्या होता है, जीन होता है। तो बताइए मेंडल के वर्क को 1900 तक अनरिकॉग्नाइज रहने के पीछे कितने कारण, 4 कारण। पहला क्या था, कम्युनिकेशन। एकदम आसान है, पूरा रटना नहीं है, बस इतना याद करो कम्युनिकेशन उतना आसान नहीं था, ठीक है। दूसरा रीजन क्या था, फैक्टर्स। मेंडल ने कहा जो फैक्टर्स होता है वो स्टेबल होता है, डिस्क्रीट होता है, ब्लेंडिंग शो नहीं करता। तो अगर ब्लेंडिंग शो नहीं करता तो वेरिएशन कैसे आ रहा है, यानी कि मेंडल वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपने फैक्टर से। इतना हो गया, अरे बोलो भाई। अगली बात करते हैं, तीसरा मैथ लगा दिए थे बायोलॉजी में। चौथा क्या है, फैक्टर का जब प्रूफ मांगा गया फिजिकल प्रूफ, तो फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। पूछा गया भाई प्रूफ नहीं दे पा रहे तो ये तो बता दो कि फैक्टर किस चीज का बना है, कहीं हमें पता ही नहीं किस चीज का बना है, बस होता है ना, तो प्रूफ नहीं दे पाए। ये 4 बातें थी जो आपको दिमाग में रख लेना है। अब जब भी कभी क्वेश्चन बनेगा आप आसानी से कर सकते। पहला क्या था, कम्युनिकेशन। दूसरा क्या था, वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तीसरा मैथ लगा दिए थे। चौथा फिजिकल प्रूफ, खत्म ना, बस इतना ही आसान है। आगे अब वो एग्जामिनर चाहे जितनी बड़ी लाइन खींच दे, बना के दे दे इतनी बड़ी, ढूंढना क्या आपको केवल यही 4 पॉइंट ढूंढ लेना है, बस ये ढूंढ लोगे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगली लाइन आती है, बात आती कब की, 1900 की ना। 1865 से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 कहां तक आ चुके हैं, 1900 तक आ चुके हैं। 3 साइंटिस्ट थे, नाम खतरनाक है, याद करना पड़ेगा। खतरनाक मतलब नहीं है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। अब हमारे जैसा होता तो हम रख देते रामू सामू, रख देते, कुछ भी हो सकता था। अब इनके हिसाब से है 3 साइंटिस्ट। पहला कौन सा है, डिब्रीज है, दूसरे हैं कॉरेंस, और तीसरे हैं
हाँ, वॉन सेनमार्क। 3 साइंटिस्ट, पहला कौन सा? डिवरीज, दूसरा कॉरेंस, तीसरा सेनमार्क। कह रहे हैं कि इन्होंने तीनों लोगों ने अलग अलग काम किया, इंडिपेंडेंटली, साथ साथ काम नहीं कर रहे थे। कैसे काम कर रहे थे ये? इंडिपेंडेंटली। रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर। मेंडल ने जो 35 साल पहले, 40 साल पहले जो इनहेरिटेंस पर, कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे जो रिजल्ट को अपनी बुक में लिखा था, पब्लिश करा था, उसी को दोबारा से रीडिस्कवर किसने किया था? ये साइंटिस्ट। कौन कौन से? डिब्रीज, कॉरेंस एंड द वॉन सेनमार्क। कब किए थे? 1900 में। तो ये क्वेश्चन बन के आएगा कि बताओ रीडिस्कवरी मेंडल के वर्क की कब हुई? तो मेंडल के वर्क की जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 1900 में। तो बताओ मुझे कितने साल तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहे ये? 65 से लेकर के 1900 तक। तो लगभग 35 साल तक क्या थे ये? अनरिकॉग्नाइज्ड थे। क्वेश्चन बनेगा कौन सा साइंटिस्ट था जिसे रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को? तो आप बताएंगे डिब्रीज, कॉरेंस एंड द सेनमार्क। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देख, आल्सो बाय दिस टाइम, कौन किस टाइम की बात कर रहे हैं हम? लगभग 1900 की बात कर रहे हैं। इस वक्त तक क्या हो चुका था? डेवलपमेंट चल रहा था। किस रीजन में? ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द माइक्रोस्कोपी, यानी जो माइक्रोस्कोप था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? डेवलप हो रहा था, एडवांस हो रहा था, यानी ज्यादा नए नए फीचर्स आ रहे थे। जैसे पहले क्या था? सिंपल माइक्रोस्कोप था। अरे भाई, एक डंडी में लेंस लगा करके देखते थे ना। धीरे धीरे, डंडी मतलब है प्लास्टिक की डंडी है, आपने भी बनाया होगा लेंस, देखा भी होगा ना, मार्केट में मिल जाता है, इसमें लेंस लगा होता है, इस डंडी देखते रहते हैं। कभी अगर जाओ और वॉच की दुकान पर जहाँ पे लोग घड़ी उड़ी बनाते हैं वो भी रखे रहते हैं लेंस ना, उस टाइप का था। धीरे धीरे क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। तो जब डेवलपमेंट होगा माइक्रोस्कोप में, तो हम क्या करेंगे? बहुत सारे सेल के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर थे मॉलिक्यूलर लेवल पर, उनकी क्या हुई? स्टडी स्टार्ट हुई। Also by this time, due to the advancement in the microscopy that were taking place, scientists were also able to carefully observe the cell division. धीरे धीरे क्या हुआ? जब माइक्रोस्कोप डेवलप होना स्टार्ट हो गया, तो माइक्रोस्कोप की मदद से हमने क्या देखना स्टार्ट किया? सेल डिवीजन को देखना स्टार्ट किया। अच्छा, हमें अगर सेल डिवीजन देखना स्टार्ट कर देंगे, सेल डिवीजन कैसे होता है, कैसे क्रोमोसोम मूव करता है, अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हम ये भी जान सकते हैं ना कि क्रोमोसोम के ऊपर क्या परसेंट होता है, और अगर क्रोमोसोम के ऊपर जो भी परसेंट होगा वो उसका चेंज कैसा होगा, वो कैसे चेंज करता है, ये भी हम देख सकते हैं। अगर हम ये देख सकते हैं तो बता सकते हैं ना कि फैक्टर किस चीज का बना होता है, और हम बता सकते हैं कि जो फैक्टर होता है कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाता है। अगला, आराम से भाई, तोड़ो नहीं। दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? करे डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर। अब तुम बताओ, मैं बताऊंगा, तुम बताओ। इंटरफेज न्यूक्लियस पढ़े? कभी तुम इंटरफेज न्यूक्लियस पढ़े हो? अरे पढ़े हो? अगर इंटरफेज न्यूक्लियस पढ़े हो, बताओ इंटरफेज न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, या इंटरफेज न्यूक्लियस किस चीज का बना होता है, क्या क्या पार्ट होते हैं? अरे नहीं मेरे भाई, मैं इंटरफेज न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ। कभी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़े हो? हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, हाँ, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना हुआ धागा प्रेजेंट होता है, कहते हैं क्रोमैटिन। बोलो। और उसी में एक स्फेरिकल, एक या एक से ज्यादा स्फेरिकल बॉडी जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई। कुछ याद आया? अरे बोलो। ये तो क्या था? इंटरफेज न्यूक्लियस ना। अगर मैं इसे कह दूं, ऐसा न्यूक्लियस है जो क्या करने जा रहा है? सेल डिवीजन करने जा रहा है। अगर न्यूक्लियस सेल डिवीजन बोले तो, अगर सेल पूरा डिवीजन करने जा रही है, तो बताओ कभी ना कभी सेल डिवीजन का ऐसा स्टेज आता है जब न्यूक्लियस का पूरा जो कंटेंट होता है वो साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है। नहीं समझ में आया? मैंने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है किस फेज में? मेटाफेज में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, हाँ, लेट प्रोफेज में पूरी तरीके से, हाँ, पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। मेटाफेज में स्टार्ट कब होती है? लेट प्रोफेज में गायब हो जाती पूरी तरीके से देखा जाए तो। उस पर मेटाफेज आएगा, मतलब पूरी तरीके से क्या हो चुकी है? गायब। अरे बोलो। इसका मतलब अगर कोई सेल ऐसी है जो डिवीजन करने जा रही है, तो उसका न्यूक्लियस क्या होता है? सेल डिवीजन के अलग अलग स्टेज के दौरान वो उसका पूरा न्यूक्लियस जो कंटेंट होता है वो साइटोप्लाज्म में पूरा मिक्स हो जाता है। अरे बोलो ना। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा हट गया तो क्या न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया? जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कंटेंट था, जैसे कि मैंने कहा क्रोमैटिन था, न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियस तो गायब हो जाता है ना,
न्यूक्लियोलस तो गायब होता है, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होते हैं लेट प्रोफेज में गायब हो जाते हैं। लेकिन जो क्रोमैटिन था वो तो क्या होता है, पूरा साइटोप्लाज्म में बिखर जाता है ना, अरे याद है। फिर क्या होता है, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है, अरे बोलो। क्रोमैटिन क्रोमोसोम बनाता है, मेटाफेज। अगर क्रोमोसोम की स्टडी आपको करनी है तो मेटाफेज आप पढ़िए, अरे बोलो। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर, कुछ याद आ रहा है। एनाफेज आता है, अगर मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूँ, तो एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है, अरे बोलो। अगर ये मियोसिस है तब क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होंगे एनाफेज फर्स्ट के अंदर, और एनाफेज सेकंड के अंदर क्रोमैट से सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाएगा। सब कुछ याद है ना, बस उसी को अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने कहा 1900 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ। जब माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ तो हमने क्या देखना स्टार्ट किया, सेल डिवीजन देखना स्टार्ट किया। जब हमने सेल डिवीजन देखना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है। दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू द डबल। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जो डबल होता है, डबल, अरे हमारा क्रोमोसोम डबल स्टैंडर्ड ना, डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन होने से पहले जो हमारा डीएनए हो तो क्या होता है, वो डबल हो जाता है। कुछ याद आया, रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, एस फेज, हाँ ना। तो एस फेज में क्या होता है, एस फेज के अंदर हमारा जो डीएनए हो तो कैसा हो जाता है, वो डबल हो जाता है। वही बात तो लिखी है। इसका मतलब ये कहना क्या जाता है, किसकी डिस्कवरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं किसका, डीएनए, किसकी, डीएनए। यानी कि हमने क्या देखने स्टार्ट किया, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ हमने सेल डिवीजन देखना स्टार्ट किया, और सेल डिवीजन देखना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर जस्ट सेल डिवीजन से पहले कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है, तभी ताकि वो डिवीजन होने के बाद वो इक्वल डिवाइड हो सके अलग अलग सेल के अंदर। वो कौन सा स्ट्रक्चर है, आगे की बात करते हैं। दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। क्रोमोसोम, क्रोमो माने क्या होता है, कलर, क्रोमो माने कलर, सोमा माने बॉडी। आगे कर रहे हैं, क्रोमोसोम कलर्ड बॉडी, कैसी बॉडी, कलर्ड बॉडी, एज दे वर विजुअलाइज्ड बाय द स्टेनिंग। अगर आप डीएनए को कलर स्टेन करोगे तब डीएनए कैसा दिखेगा आपको, कलर क्रोमोसोम कैसे दिखेगा आपको, कलर्ड दिखेगा। जब तक आप स्टेनिंग नहीं करोगे तब तक आपको क्रोमोसोम कलर्ड नहीं दिखने वाला है। इतना क्लियर है। तो स्टेनिंग के बाद न्यूक्लियस के अंदर आपको एक कलर्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, और उस कलर्ड स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। बात कब की चल रही थी, 1900 की, ये तो है ना, 2 साल बीत चुका है, 1902 आ गया है, अरे बोलो। अब क्या स्टडी किया रहा है, कह रहे हैं द क्रोमोसोमल मूवमेंट। क्या क्रोमोसोम मूव करता है, क्या क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, बिल्कुल होता है। जैसे आपने कहा प्रोफेज कंप्लीट हुआ, सारा क्रोमोसोम बिखर गया पूरे साइटोप्लाज्म में, याद करो। जैसे ही मेटाफेज आता है सारा का सारा क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन हो जाता है, तो क्या मूवमेंट हो रहा है, अरे बोलो। उसके बाद जैसे ही एनाफेज आता है, सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, अगर मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूं तो, और क्रोमोसोम क्या करता है, इसका क्रोमैटिड अलग अलग पोल की तरफ मूव करता है, तो क्या क्रोमोसोम में मूवमेंट हो रहा है। तो क्रोमोसोमल के मूवमेंट की स्टडी कब की गई, 1902 में। बाय द 1902 द क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस। किस दौरान की बात कर रही है, मियोसिस। क्योंकि हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि देखो अगर मैं कह रहा हूँ कैरेक्टर जा रहा है पेरेंट से जा रहा है उसके ऑफस्प्रिंग में, तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जब जाएगा तो गैमीट के थ्रू जाएगा ना, और गैमीट में डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस होता है। यानी मियोसिस के दौरान से क्रोमोसोम का मूवमेंट कैसे कैसे हो रहा था, ये स्टडी कब की गई, 1902 में की गई। क्लियर हो रहा है कुछ। मेंडल के वर्क को डिस्कस कब किया गया, 1900 में। लेकिन मेंडल का जो फैक्टर था वो फैक्टर कहां पे प्रेजेंट है, इसे डिस्कवर करने के लिए हम अब क्रोमोसोम को ढूंढ रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर को ढूंढ रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को ढूंढ रहे हैं जहां पर क्या होगा, फैक्टर प्रेजेंट होगा। अरे बोलो ना। तो 1900 में हमने क्या देखा, क्रोमोसोम का मूवमेंट स्टडी की। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस हैज बीन वर्कड आउट ड्यूरिंग, आपसे टाइम पूछा जाएगा, आप बताएंगे 1902। ठीक है। अगला नाम आता है किसका, सटन एंड वावेरी।
वाल्टन सटन एंड द थियोडर वॉवेरी, इन्होंने, ये साइंटिस्ट है, नोट दैट द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ द जीन। किसका? क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है वो किसके पैरेलल होता है? जीन के पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब यहां पर क्या है? सिमिलर है। कैसा है? सिमिलर, मतलब जैसे जैसे क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होगा, जैसे मूवमेंट क्रोमोसोम का होगा, वैसे ही मूवमेंट किसका होगा? जीन का होगा। एंड यूज द क्रोमोसोमल मूवमेंट, और इन्होंने क्रोमोसोमल मूवमेंट को यूज किया क्या एक्सप्लेन करने के लिए? टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ, मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या इस्तेमाल किया? क्रोमोसोमल मूवमेंट। फिर से मेरी बात बहुत गौर से समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेंडल के वर्क को, यानी मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉ को दोबारा से रीडिस्कवर किसने किया? रीडिस्कवर करने का मतलब ये है कि मेंडल जो 35 साल पहले बता के गए थे वो झूठ नहीं बताए थे, बल्कि वो सही बता के गए थे। बस उन्हें उतना ज्यादा क्या था, उनके पास उतना ज्यादा सोर्सेज नहीं थे, रिसोर्स नहीं थे कि वो हर एक चीज को एक्सप्लेन कर पाते। लेकिन जितना कुछ था उसके अकॉर्डिंग जितना उन्होंने एक्सप्लेन किया था वो सब क्या है? सही है। यानी अगर देखा जाए तो 1900 में अगर 3 साइंटिस्ट, कौन कौन से? डिब्रीज, कॉरेंस और सेनमार्क, अगर उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया होगा तो उन्हें भी फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला होगा? 3:1 ही मिला होगा। जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिला होगा? 1:2:1 मिला होगा। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस किया उन्होंने तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 में इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो रहा होगा वो भी 9:3:1 रहा होगा। और अगर जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं तब 1:1, 2:4:2, 1:1 ही रहा होगा। तभी तो कहा उन्होंने तीनों लोग मिलके कि मेंडल जो करके गए थे वो क्या था? काम उनका सही था, और हम दोबारा आपसे और कुछ बता रहे हैं। इतना हो गया। अब बात आती है ना कि जो फैक्टर था वो फैक्टर कहां पर है, उसको आगे डिस्कवर करने के लिए, जो फैक्टर वो किस चीज का बना है उसे पता करने के लिए फिर आगे डिस्कवरी और होती गई। 1900 से क्या आ गया? 1902 आ गया, और 2 साल के अंदर माइक्रोस्कोप देखा जाए तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट तो हो ही गया था। तो सेल डिवीजन हमने देख लिया, और सेल डिवीजन के साथ साथ में हमने क्या देखा? क्रोमोसोम का मूवमेंट कैसा हो रहा है। 1900 में 2 साइंटिस्ट आते हैं, सॉरी ये 1902 में 2 साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है सटन एंड बॉवेरी। इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है वही से बिहेवियर किसका होता है? जीन का होता है। इसका मतलब क्या है ये समझ लो। अगर मैं कह रहा हूं ये कोई सेल है, मैंने कल समझाया था, ये कोई सेल है और इस सेल के ऊपर ये क्रोमोसोम है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अगर मैं कह रहा हूं यहां पर एक जीन है, अरे बोलो, मान लेते हैं इसका यहां पर दूसरा वाला एलील है, बोलो। अगर मैं कह रहा हूं यहां पर ये सेल बना रहा है क्या? गैमीट बना रहा है, और गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये वाला क्रोमोसोम यहां पे जा रहा है और ये वाला क्रोमोसोम अगर यहां पे जा रहा है, तो बताओ क्या ये वाला जीन जो है, एलील जो है, वो यहां जाएगा या यहां जाएगा? पर कहीं हाँ यही जाएगा, वही बस समझा रहा हूं। तो बस ये वाला क्रोमोसोम अगर यहां पर आया है तो इसके ऊपर जितने भी जीन होंगे, अरे बोलो, जरूरी है? नहीं भाई, जरूरी नहीं ये सारे आ जाए। क्रॉसिंग ओवर भी तो होती है, तो कुछ एक्सचेंज भी तो होगा। अरे बोलो। लेकिन हाँ, मोस्ट आपके इसमें देखा जाएगा कि जो क्या होंगे, बहुत ही पास पास होंगे जीन। वो कहाँ आएंगे? जहां क्रोमोसोम जाएगा वहां पर ये जीन भी जाएगा। वाले पास वाले जिसमें लिंकेज होगा, अभी वो आया इसे बता रहा हूं मैं। चलो लिंकेज हटाते हैं, अभी बता रहा हूं। यहाँ पर अगर ये क्रोमोसोम यहाँ पे जा रहा है तो क्या इस पे मौजूद जीन यहाँ पर जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? अरे बोलो मेरे भाई। भाई कोई दिक्कत है? वो पीछे कोई दिक्कत है? दे दो। अगला बताओ यहाँ पर, बताओ यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पे जा रहा है तो क्या इसमें प्रेजेंट ये वाला जीन यहाँ पे जाएगा? अरे बोलो। तो जैसा क्रोमोसोम का मूवमेंट दिख रहा है, क्या वैसा ही मूवमेंट इसके ऊपर प्रेजेंट जीन का भी दिख रहा है? नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? अरे भाई, जैसे क्रोमोसोम मूव करके यहाँ पर आया, सेल में आया, इसके ऊपर प्रेजेंट जो जीन है वो इसका मूवमेंट भी तो ऐसे ही हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ये जीन उठ के यहाँ से आ गया, यहाँ पर आ गया, ये वाला जीन उठ के यहाँ पर चला आया, ऐसा नहीं हो रहा ना। जैसे मूवमेंट किसका हो रहा है? क्रोमोसोम का हो रहा है, उससे ही मूवमेंट किसका हो रहा है? उसके ऊपर प्रेजेंट उसके जीन का हो रहा है। यानी जो बिहेवियर किसका है? क्रोमोसोम का है, वही बिहेवियर किसका है? उस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन का भी तो है। अरे बोलो।
तो सटन और बॉवेरी ने क्या किया, मेंडल के वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए क्रोमोसोमल मूवमेंट का इस्तेमाल किया और उन्होंने ये कहा क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होगा सिमिलर होगा या पैरेलल होगा किसके बिहेवियर के, जीन के बिहेवियर के सिमिलर होगा। इतना क्लियर? यहां बताओ, अगर मैं कह रहा हूं यहां पर एक जीन है, यहां पे देखो, यहां पर एक जीन है जिसका मैंने नाम दिया ये वाई जीन है, और यहां पर इसका दूसरा भाई है स्मॉल है, मैं कह रहा हूं बताओ ये वाला जीन किस क्रोमोसोम में जाएगा, ये वाला कहां जाएगा, यहां पर आएगा। अरे बोलो, ये वाला कहां आएगा, यहां पर आएगा। मैं कह रहा हूं जैसे क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है वैसे ही उस पर प्रेजेंट जीन का भी हो रहा है। यानी क्रोमोसोम के बिहेवियर को यूज करके बताया गया कि क्रोमोसोम का जैसा बिहेवियर होगा वैसे ही उस पर प्रेजेंट जीन का भी बिहेवियर होगा। और इससे पढ़ करके इन्होंने बताया कि मेंडल के लॉ को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, या मैं ऐसे बोलूं कि मेंडल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए इस क्रोमोसोम के ऊपर जो फैक्टर होगा वही फैक्टर यहां पे जाएगा, जो फैक्टर यहां पर होगा वही फैक्टर यहां पे जाएगा, जो फैक्टर यहां पर होगा वो इस वाले सेल में जाएगा। अगली बात, रिकॉल दैट। क्या रिकॉल करना है आपको? आपको करना है, मुझे नहीं करना है। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम। क्या आपने क्रोमोसोम का बिहेवियर पढ़ा है ड्यूरिंग द माइटोसिस? माइटोसिस के वक्त पढ़ा है आपने? अच्छा, माइटोसिस दूसरा नाम क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। आपको पता है ना, पोलैरिटी सेम रहती है। अगला दूसरा क्या पढ़ना आपको? बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस। मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, अगर आपको याद होगा तो। चलो बताओ, चलो बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, तो माइटोसिस, अगर कोई सेल माइटोसिस कर रही है तो क्या वो इंटरफेज में जाएगी? इंटरफेज में जाएगी। अरे भाई, कोई भी सेल है अगर वो डिवीजन करने जा रही है तो इंटरफेज में तो जाएगी, चाहे वो माइटोसिस करे चाहे वो गए। भाई डिवीजन करने के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना, अब प्रिपरेशन कहाँ करोगे आप? इंटरफेज। S1 में आएगी, सॉरी G1 में आएगी, S में आएगी, G2 में आएगी। अब क्या आएगा? अब आएगा आपके पास M फेज। M फेज में अगर वो माइटोसिस से पहला क्या आएगा? प्रोफेज। दूसरा क्या होगा? मेटाफेज। तीसरा क्या होगा? चौथा क्या होगा? अच्छा, अगर मैं कहूँ कोई सेल है ना और उस सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम है, कितने हैं? 10 क्रोमोसोम है, तो कितने होमोलॉगस पेयर बनेंगे? 5 ही तो बनेंगे। मैं कह रहा हूँ माइटोसिस कर रहा है, क्या कर रहा है वो? बताओ, मेटाफेज के वक्त क्या 10 क्रोमोसोम ऐसे अलाइन हो जाएंगे पूरा? क्या ये मेटाफेजिक प्लेट पर 10 क्रोमोसोम कुछ ऐसे लग जाएंगे? लग जाएंगे ना? मैं 10 बना नहीं पाऊंगा, तो बड़ा है, चलो 4 ही मान लेते हैं। क्या सारे के सारे क्रोमोसोम ऐसे मेटाफेज में लग जाएंगे? अगला बताओ, एनाफेज में क्या होगा? डिवीजन होगा। अरे बोलो, जब ये सेपरेट करेगा तो क्या करेगा? सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा, और जब सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा तो ये आधा पार्ट ऊपर जाएगा, आधा पार्ट नीचे आएगा। आएगा नहीं आएगा? अब तुम बताओ, अगर मैं कह रहा हूं इसके ऊपर एक जीन है, यहां प्रेजेंट है, ये वाला ए जीन यहां पर प्रेजेंट है, तो बताओ ये कहां जाएगा? जो सेल ऊपर की तरफ बनेगी उसमें जाएगा, जो नीचे आएगा उसमें बनेगा, है ना मूवमेंट? अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई सेल मियोसिस कर रही है तो मियोसिस के वक्त क्या होता है, कैसे अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम का? मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मान ले रहा हूं यहाँ पर इस सेल के अंदर टोटल 4 क्रोमोसोम है। 2n = कितना है? यहाँ पर 4 है। कितना है? 4। बताओ कितने होमोलॉगस पेयर हैं? 2 है ना? तो दोनों होमोलॉगस पेयर मियोसिस के वक्त जब मेटाफेज आता है तो उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? होमोलॉगस पेयर कुछ ऐसे दिखते हैं आपको। इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। कितने क्रोमोसोम? कितने? 4 क्रोमोसोम। कितने होमोलॉगस? 2 ना? अब बताओ, जब मियोसिस आता है तब देखो, मियोसिस का मेटाफेज देखो और माइटोसिस का देखो, डिफरेंस दिख रहा है आपको? जब माइटोसिस होता है सारा का सारा एलाइन एक लाइन में होता है, और जब मियोसिस आता है तब 2 लाइन बनती है, लेकिन दोनों होते कहां पर है? मेटाफेजिक प्लेट पर होते हैं। अब बताओ एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा? और सेपरेशन बोले तो सेग्रीगेशन।
होमोलॉगस क्रोमोसोम का, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इधर आएगा। अब बताओ अगर ये सेल बनती है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद सेल बनती है ना, कितनी बनती है? 2 बनती है। उसे कहते हैं क्या है हम? डायड ऑफ द सेल कहते हैं, नहीं कहते हैं? बताओ इस सेल में कौन सा क्रोमोसोम जाएगा? ऊपर वाला। ऐसे तो आएगा, ये दोनों ऊपर गया, ये वाला दोनों सेल में ही आएगा, नीचे नहीं आएगा सेल के अंदर। अच्छा यहां पर अगर कोई क्या है इसके पास, अगर इसके पास कोई एलील है तो ये वाला कहां जाएगा? ये वाला, अरे बोलो, यहाँ पर इसका क्रोमेटिड है। अरे जरूरी नहीं है भाई, जरूरी क्यों है? हम ऐसा नहीं बना सकते क्या? इसका पेयर नहीं बन सकता ये वाला? एलील डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगला बताओ, अगर मैं इस सेल को आगे बढ़ाऊं, कहां पर गया? अगर मैं इस सेल को आगे बढ़ाऊं, ये अब इस किस में जा रहा है? ये जा रहा है मियोसिस सेकंड में। किस में जा रहा है? अगर ये मियोसिस सेकंड में जाएगा तो क्या फिर से प्रोफेज आएगा? क्या फिर से मेटाफेज आएगा? और जब मेटाफेज आएगा क्या इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा ही रहेगा? और इसका अगर आपको याद अगर नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ कि जो मियोसिस, हाँ सही बात है, जो मियोसिस सेकंड होता है वो माइटोसिस के कैसा होता है, तो इसका अरेंजमेंट तो ही रहेगा ना। अब ये याद करो, फिर एनाफेज सेकंड में क्या होगा? सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा, और जैसे सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा ये ऊपर वाला ऊपर, ये नीचे वाला नीचे, मतलब यहाँ पर कितनी सेल बन जाएगी? टोटल 4 सेल बनेगी टेट्राड के फॉर्म में। पूरा मियोसिस हो गया, बस इसे समझना था यार। देखो ये हो गया, खत्म। क्या लिखा है? द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर्स इन द पेयर। दोनों किस में होते हैं भाई? क्रोमोसोम भी पेयर में होता है, जीन भी पेयर में। अब यहाँ पर जीन वर्ड कहना थोड़ा सही नहीं था, पेयर में एलील होता है। क्या होता है? एलील होता है। एक जीन का जो पेयर बनता है उसे एलील तो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, द टू एलील, देखो सुधार दिया तुरंत, द टू एलील ऑफ द जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। बताओ एक जीन के 2 एलील जो होते हैं वो क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम पर होते हैं और होमोलॉगस साइट, और इसी होमोलॉगस साइट को मैंने कहा था कि ये क्या होता है? लोकस। क्या होता है? अगर मैं इसमें एक ही क्रोमेटिड बनाऊं, ये दोनों क्रोमोसोम, अरे बोलो, होमोलॉगस। मैं बोल दूं अगर यहाँ पे कोई जीन है ए वाला तो इसका एलील कहाँ होगा? यहाँ होगा ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम के होमोलॉगस साइट। होमोलॉगस साइट बोले तो सेम लोकस पर होगा। क्लियर है ना? तो एक जीन के जो दोनों एलील पेयर होते हैं वो कहाँ होते हैं? होमोलॉगस साइट ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम के होमोलॉगस साइट पर प्रेजेंट होते हैं। होमोलॉगस साइट बोलिए चाहे आप सेम लोकस बोलिए, बात दोनों क्या है? सेम टू सेम। ये फिगर नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला फिगर, अरे ये वाला फिगर, फिगर 5.8 मियोसिस एंड द जर्म सेल फॉर्मेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर? मियोसिस हो रही है, बन क्या रहा है? जर्म सेल। जर्म सेल बोले तो गैमीट बन रहा है, तो गैमीट बनेगा तो हैप्लॉइड बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। इन अ सेल्स विद द 4 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है यहाँ पर? कितने हैं? 4 है। कैन यू सी हाउ द क्रोमोसोम सेग्रीगेट? क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन कैसा होता है देख सकते हो? When germ cells are formed, जब जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है तो कैसे क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है डिवीजन के वक्त, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इसमें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जो सेल है, इस सेल के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 4 है ना? टोटल क्रोमोसोम का नंबर 4। किसको 2 दिख रहा है? अरे 1 2 3 4। तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। अगर कोई भी सेल डिवीजन करने जाती है तो उसके पास तुरंत क्रोमोसोम होता है उसके पास। जैसे आपने पढ़ा होगा, कभी कभी आपने लिखा होगा कि एक क्रोमोसोम में 1 क्रोमेटिड होता है, कभी आपने पढ़ा होगा एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होता है। कुछ याद आया? जब आप खासकर प्रोफेज में रहते हो या प्रोफेज को क्रॉस करके आप जैसे मेटाफेज में आते हो, अब जो क्रोमोसोम होता है इस एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होता है, लेकिन उससे पहले एक क्रोमोसोम में
एक ही तो होता है। नहीं याद आ रहा तुम लोग को? याद आ रहा है, मैं बताऊंगा। ये बताओ कितने क्रोमोसोम? ये कितने क्रोमोसोम? कितना? कहाँ पेयर में भैया? एक क्रोमोसोम है ना। अरे ये एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड के साथ में, ये क्रोमोसोम, ये कब दिखेगा आपको? ये आपको प्रोफेज लास्ट ना बनता है, लेकिन उतना क्लियर दिखाई नहीं देता, लेकिन मेटाफेज में एकदम क्लियर दिखाई देता है। उससे पहले सब इस फॉर्म में रहता है। अच्छा, जब एनाफेज आता तब फिर से ऐसा हो जाता है। अब बताओ यहाँ पर, यहाँ मुझे बताओ इस सेल में कितने क्रोमोसोम है? 4 है। एक येलो वाला है, एक ऑरेंज है, एक रेड है और एक ग्रीन है। ये 4 है ना। अब मुझे बताओ इसमें से कौन कौन से जो होमोलागस वाला है? क्योंकि 4 है तो पेयर में बनेंगे तो होमोलागस बनेगा ना। कौन कौन है जो होमोलागस है? येलो, ऑरेंज, मतलब कह रहे हो ये वाला होमोलागस है? कोई कह रहा नहीं। हाँ, यही होगा। तुम्हारा साउंड खराब गया मुझे लग रहा है। हाँ, ये वाला क्या है? होमोलागस। ये वाला कैसे तुम्हें पता कि होमोलागस है? सेम क्या सेम? कलर, साइज दिख रही है ना। अरे बोलो। इसके अलावा ये भी देखो, आगे जब देखोगे आप तो पता चला है सेग्रीगेशन। बोले तो जब एनाफेज आता है मियोसिस फर्स्ट का, तो सेग्रीगेट कौन करता है? होमोलागस क्रोमोसोम। तो आपको मैं दिखाऊंगा, ये ऊपर जा रहा बेचारा, ये दोनों नीचे आ रहे हैं। तो ये जब अलग होगा तभी तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा। इसमें दोनों में से जब एक होमोलागस होगा तभी तो ये ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा। देखो यहाँ पे कौन सी स्टेज है? जीवन। भाई तोड़ो नहीं, बहुत महंगा मिलता है। ये है जीवन। अच्छा, जीवन के बाद डायरेक्टली G2 आ जाता है। बीच में क्या होना आएगा? एस फेज आएगा। और तुम्हें पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज एस में क्या होता है? तो क्या अब यहाँ पे क्रोमेटिड का डबल हो गया? अरे बोलो, देख गया? यही क्रोमोसोम है सिंगल क्रोमेटिड के साथ में। अब क्रोमोसोम एक है, कितने क्रोमेटिड? यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, कितने क्रोमेटिड? एक। यही एक क्रोमोसोम है, कितने क्रोमेटिड? अरे बोलो। इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद समझते हो? G2 के बाद क्या आएगा? G2 के बाद प्रोफेज। अरे मेरे भाई, प्रोफेज। एम फेज का प्रोफेज। मियोसिस है ना, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट आएगा। और प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेप होते हैं। कुछ याद आया तुम्हें? कौन कौन सा? लेप्टोप्सिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। ये होगा ना। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखा रहे हैं आपको। मेटाफेज को क्रॉस कर दिया इन्होंने, डायरेक्ट कहां पहुंचा दिए? डायरेक्ट कहां पहुंचा दिए? एनाफेज। क्योंकि समझा ये रहे हैं कि जब किसी भी डिप्लॉयड सेल से जब सेल का फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम कैसे अलग होते हैं। देखो एनाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है? ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम, अरे बोलो ना भाई, सेपरेट होंगे। तुम समझ नहीं पा रहे हो? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो ना? वही तुम्हें कह रहा हूं, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। यहाँ पे जो सेल है कैसी है? ये डिप्लॉइड है। अगर समझ गए यहाँ पे, ये पूरा का पूरा मियोसिस ने दे दिया है, पूरा स्टेप काट दिया। देखो ये आपके पास 2n सेल है। कौन सी सेल है ये? 2n है। 2n इज इक्वल टू कितना है? ये 4। कितना है? कितने होमोलॉगस है? 2 है। G1 में सेल थी, G1 से कहां गई? S में गई। S में क्या हो गया? G2 में आई। अरे बोलो, G2 के बाद किस में जाएगी? प्रोफेज में जाएगी। प्रोफेज से ये मेटाफेज, यानी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, सब फर्स्ट वाला, क्योंकि ये मियोसिस सेल है ना। अरे बोलो, अब कैसा दिखेगा आपको सेल में? अब यही क्रोमोसोम आपको 2 क्रोमेटिड वाला दिखेगा। अब बताओ टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 4। भी 4 है। कितने होमोलॉगस पेयर है? 2 है ना। बताओ मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन। बताओ क्या यहाँ से ये वाला होमोलॉगस पेयर, यानी ये वाला और ये वाला, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ सेग्रीगेट होंगे? क्या ये वाला ऊपर की तरफ ये वाला नीचे तरफ सेग्रीगेट होगा? हो गया ना। अब देखो ये डायरेक्ट कहां पहुंच चुके हैं? मियोसिस सेकंड का एनाफेज सेकंड, बीच में बहुत कुछ कट कर दिया है। अब मैं तुम्हें जोड़ रहा हूं। यहां पर अगर एनाफेज फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है तो आपको क्या दिखेगा? एक ऐसी सेल दिखेगी इसमें जिसमें ये येलो वाले आ जाएंगे।
और ये सॉरी ये सेल है, ये येलो वाला आ जाएगा, एक दूसरी सेल होगी, यहां पर कलर ही बार बार चेंज करना पड़ जाएगा, ये रेड वाला, ठीक है। ऑरेंज कहीं है, ये है, ये है, थैंक यू थैंक यू। अगला कौन सा है, ग्रीन है। क्या आपको सेग्रीगेशन दिखा, अरे बोलो ना भाई, ध्यान दो इधर। हो गया, जब एनाफेज कंप्लीट हुआ तो ये जो दोनों होमोलॉगस पेयर थे ये दोनों अलग अलग हो गए, सेग्रीगेट हो गए, एक यहाँ चला गया एक यहाँ आ गया ना। इस दोनों होमोलॉगस पेयर में से एक ऊपर चला गया एक नीचे आ गया ना। अब बताओ क्या एनाफेज के बाद फिर क्या आएगा, टीलोफेज आएगा ना, और टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, दो सेल बन जाएगी, यही दो सेल बनेगी ना। अब इन दोनों सेल में क्या होगा, अब इन दोनों सेल में होगा मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस सेकेंड होगा, मैं डायरेक्ट आ रहा हूं प्रोफेज पर, प्रोफेज से मेटाफेज, मेटाफेज में आएंगे तो सारे क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे, अरे बोलो अलाइन हो गए। ये भी एनाफेज क्या आएगा, सेकेंड। क्या होता है एनाफेज सेकेंड के अंदर, सेंट्रोमियर का डिवीजन, और जैसे ही सेंट्रोमियर डिवाइड, देखो एनाफेज सेकेंड क्या हो गया, सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया, और जैसे सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया, अब देखो जो पहले क्रोमैटिड था ना अलग अलग, अब ये क्या हो गया, अलग अलग हो चुका है, अरे बोलो। जब ये अलग होगा तुम बताओ यहां से क्या बनेगा, मैं कहूंगा ये ऊपर जाएगा, फिर से ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे हो जाएगा। बताओ यहां से कितनी सेल बनेगी, दो सेल यहां से बनेगी, यहां से कितनी सेल बनेगी, तो टोटल में कितनी बन जाएगी, सेंट्रोमियर डिवाइड किया, सेंट्रोमियर डिवाइड किया, इसके साथ देखो रेड वाला गया, इसके साथ ये रेड वाला आ गया, इसके साथ ये ग्रीन आया, इसके साथ ये ग्रीन आया, बोलो कितनी सेल बन गई, और कैसे बनी, हैप्लॉइड बनी। वह एक पॉसिबिलिटी ये है ना, अरे बोलो नंबर है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा फिगर पे आते हैं। चलो, ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट, थोड़ा सा गड़बड़ है, ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट द टू क्रोमोसोम्स पेयर्स कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट। क्या सही लिखा हुआ है, क्या एनाफेज के वक्त क्रोमोसोम अलाइन होते हैं, कब, मेटाफेज। तो तुम अपने ऊपर इंसर्ट में लिख दो, यहां पर क्या लिखोगे, थोड़ा सा मुझे मेरे हिसाब थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। ड्यूरिंग क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग द मेटाफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस फर्स्ट द क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेजिक प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ईच अदर, जो आप फिगर में पढ़ चुके हो। टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ द 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड द राइट कॉलम। In the left column possibility first है, orange and the green is the segregating together। अगला लिखा है but in the right hand column possibility second मेरे पास है, the orange and red chromosome segregate independently। कहाँ गया ये वाला, ज्यादा आगे भाग गया क्या, मेरे भाई रुक जाओ, एक और चार्ट है ना, अरे ये वाला तो है, अच्छा वो गायब हो गया, ये गायब हो गया, कोई बात नहीं, से बाद में पढ़ा देंगे, है होगा कहीं ना कहीं होगा। अरे तो पूरा गायब हो गया, जो मैं गायब करना चाहता था वही गायब हो गया, कोई बात नहीं है। चलो अब पॉसिबिलिटी पहले देख लेते हैं, वो हम पढ़ लेंगे, वो अलग सी बात है। पहले ये समझो आप कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। मुझे बताओ आप, लिखा है पॉसिबिलिटी फर्स्ट, 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड द शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम्स एंड 1 लॉन्ग येलो एंड द शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम प्लेट। यहाँ पे बताओ, ये लिखा है मियोसिस फर्स्ट का एनाफेज फर्स्ट है, कौन सा है बताइए। यहाँ पर आपको कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं, होमोलॉगस कौन सा है, कौन सा, ऑरेंज येलो और रेड और ग्रीन, ये तो है ना। अब तुम बताओ, मैं तुम्हें बताया था एनाफेज जब फर्स्ट आता है तो क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो क्या ये दोनों ऐसा सेग्रीगेट होंगे, ऐसे ये वाला ऐसे जाएगा। अच्छा बताओ, इधर जो सेल बनेगी, जो सेल इधर बनेगी उसमें कौन सा क्रोमोसोम आएगा, इधर वाले में, सेग्रीगेशन के बाद मैं कलर लिख दे रहा हूँ,
यहाँ पर ये येलो क्रोमोसोम आएगा और कौन आएगा, रेड वाला आएगा ना। यहाँ पर आएगा ऑरेंज वाला और ग्रे वाला आएगा। अच्छा बताओ, क्या दोनों क्रोमेटिन साथ साथ आएंगे? ये पूरा नहीं, ये पूरा ऐसे तो अलग होगा, पूरा ऐसे आएगा, ये पूरा ऐसे आएगा। हो गया। अगली बात बताओ, मियोसिस सेकंड का एनाफेज सेकंड है। जब यहाँ पर ये वाला क्रोमोसोम रहेगा तो क्या सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा? जब सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा, कुछ आपको दिखे, देखो ये बीच में पहले यहाँ पर सेंट्रोमियर था ना, अब सेंट्रोमियर क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब बताओ, एनाफेज सेकंड में क्या होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद फिर क्या होता है, क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, अलग अलग पोल की तरफ होगा। तो बताओ यहाँ से कितनी सेल बनेगी, 2 बनेगी ना, तो एक सेल में क्या जाएगा, इस येलो के साथ में ये वाला रेड जाएगा। अरे बोलो, इस येलो के साथ में ये वाला रेड जाएगा, जाएगा ना, अरे बोलो ना भाई। इस ऑरेंज के साथ में ये वाला ग्रीन जाएगा, इस ऑरेंज के साथ में ये वाला ग्रीन जाएगा। एक पॉसिबिलिटी हो गई। जैसा पेरेंट था वैसे दिख रहा है आपको ना, जैसा पेरेंट्स है वैसे तो आपका जर्म दिख रहा है, जर्म सेल्स। अब पॉसिबिलिटी क्या है, जब अरेंजमेंट होता है तो हो सकता है इसके सामने ये भी लग जाए, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है जो अभी जो ऑरेंज के साथ में ग्रीन लगा था, अब ऑरेंज के सामने कौन आ जाए, रेड आ जाए। अब बताओ, अगर ऑरेंज के साथ में रेड आ गया और येलो के साथ में ग्रीन, क्या ये दोनों केस अलग अलग है? पॉसिबिलिटी है ना। पॉसिबिलिटी अगर है तो बताओ एनाफेज में फिर से क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर देंगे और एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा। अब बताओ, पहले यहाँ पर येलो के साथ में क्या था, रेड था, अब यहाँ पे येलो के साथ क्या लगा हुआ है, ग्रीन लगा हुआ है। जब दोनों सेग्रीगेट करेंगे तो इंडिपेंडेंटली करेंगे ना सेग्रीगेशन। अरे बोलो, अरे बोलो ना भाई। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ बताओ, इसके अब येलो के साथ क्या जा रहा है, ग्रीन, अब ऑरेंज साथ में क्या जा रहा है, रेड जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी दोनों है, पॉसिबिलिटी दोनों है। डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम का अरेंजमेंट कैसा हो रहा है और सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है। अच्छा बताओ, अगर मैं कह दूं यहाँ पर कोई एक जीन था, यहाँ पर कोई एक जीन था, यहाँ पे मान लेता हूं मैं कोई जीन था आपके पास वाई था, तो बताओ ये वाला जीन कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा ना, ये ए आ जाएगा और ये क्या आएगा आपके पास, वाई आएगा। यहाँ पर भी ए आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, वाई आएगा। अरे बोलो, मैं कह रहा हूँ रेड वाले पे क्या था, कैपिटल आर था, क्या था, कैपिटल आर था। और यहाँ पर ये येलो, इसे मैं इसे मान लेता हूँ, नहीं मानेंगे हम, नहीं सही कह रहे हो, होमोलॉगस है ना, अलग हो जाएगा, इसे मानना पड़ेगा। माना क्योंकि होमोलॉगस है, गलत हो जाएगा। ये वाला कहाँ आएगा, इस पे आएगा। अरे बोलो, ये वाला, क्या ये वाला इस पे भी आएगा, ये वाला इस पे आएगा, क्या ये वाला इस पे भी आएगा, ये वाला जैसे क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है वैसे तो जीन पे मूवमेंट हो रहा है। अरे बोलो, अगली बात करते हैं। मैं मानता हूं यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, वाई है, यहाँ पर सॉरी, हाँ थैंक यू, आप बताएं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई, यहाँ पर क्या था पहले, कैपिटल ए था। अरे बोलो, अब रेड पे देखो, रेड पे क्या होगा, स्मॉल वाई, तो ग्रीन पे क्या है, बोलो। अब मैं बताऊं, क्या यहाँ पर ये कैपिटल ए आएगा, क्या ये रेड के साथ में कैपिटल ये वाई, स्मॉल वाई आएगा, आएगा। क्या यही यहाँ पर भी आएगा, क्या ये यहीं पर आएगा, बताओ। स्मॉल ए और ये कैपिटल वाई, स्मॉल ए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। पहले क्या था, पहले ए के साथ में कौन जा रहा था, पहले कैपिटल ए के साथ में कैपिटल वाई जा रहा था। अरे बोलो ना, अब कैपिटल ए के साथ में कौन जा रहा है, ये कहाँ से चेंज हुआ होगा, जब क्रॉसिंग ओवर हुई होगी, मटेरियल चेंज हुए होंगे या क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हुआ है, तब क्या हुआ, आपको ये नया पैटर्न दिख रहा है। क्लियर, ठीक है ना। तो जैसा क्रोमोसोम का मूवमेंट है वैसे उसके ऊपर प्रेजेंट जीन का भी तो मूवमेंट है। ठीक है, कुछ और छूटा हुआ इसमें, कुछ और है नहीं ना, आगे पढ़ते हो, ग्राफ बाद में पढ़ लेंगे, हाँ कोई बात नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे इनसाइड फाइल गायब हो गई है। पॉसिबिलिटी फर्स्ट एंड सेकंड हो चुकी है, सटन एंड बॉवेरी आ गए हैं, इनके बाद भी कौन आ जाएगा, ऊपर भी है क्या, ये कहाँ से यहाँ से हाँ आ गया, दो हैं,
बीच में वो जो लगना चाहिए था वो बाहर गया। चलो कोई बात नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलो बात करते हैं सटन एंड बॉबरी की। सटन एंड बॉबरी आर्ग्यूड दैट pairing and the separation of a pair of the chromosome would lead to the segregation of the pair of the factor they carried। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा है इन्होंने कहा, क्या इन्होंने ये कहा पेयरिंग एंड द सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। पेयरिंग जो हो रही है और जो सेग्रीगेशन सेपरेशन हो रहा है क्रोमोसोम का, वैसे ही होगा या वैसे ही होगा वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ द पेयर ऑफ द फैक्टर दे कैरीड। जैसे क्रोमोसोम सेपरेट करेंगे उसके ऊपर जो फैक्टर होगा वैसे वो फैक्टर भी क्या करेगा, सेग्रीगेट करेगा। जैसे मैंने आपको इस फिगर में दिखाया, हाँ जीन बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया अगर यहाँ पर कैपिटल ए और ये कैपिटल वाई था, बोलो, तो जैसे क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हुआ वैसे उसका जीन भी क्या हो गया, सेग्रीगेट हो गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, यहाँ पर कैपिटल ए है, यहाँ पर क्या हो गया, स्मॉल वाई हो गया। तो जैसे ये चेंज जाएगा सेग्रीगेट करेगा वैसे उस पर ऊपर प्रेजेंट जो फैक्टर है, जो जीन है, वैसे वो भी क्या करेगा, सेग्रीगेट करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन आगे, Sutton unite the knowledge of the chromosomal segregation with the Mendelian principle and called it the chromosomal theory of the inheritance। देखो एक बात लिखी है यहाँ पर लिखा हुआ है कि सटन ने सारे नॉलेज को क्या किया, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के नॉलेज को सटन ने यूनाइट किया और यूनाइट करने के बाद में मेंडेलियन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर दिया और इसे क्या नाम दिया इन्होंने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको लग रहा होगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस केवल सटन ने दिया है, गलत है। एक बार क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन पूछा गया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, और उसमें लिखा था सटन एंड बॉवेरी, दोनों लोग मिलकर दिए थे। बात है क्लियर? अरे बोलो। चलिए आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन करो। वैसे पहले मैंने बता दिया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, तो आप बताएंगे सटन एंड बॉवेरी ने दिया था। इतना क्लियर है? लेकिन इसका भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसी और ने किया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसी और ने किया। फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ द आइडिया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय द थॉमस हंट मॉर्गन। किसने दिया? टीएस मॉर्गन ने किया। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, सटन एंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसी थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया, यानी एक्सपेरिमेंट करके किसने बताया कि जैसे क्रोमोसोम का बिहेवियर है वैसे ही जीन का बिहेवियर होगा। तो आप बताएंगे किसने दिया, टीएस मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कॉलीग, और इनके जो साथ वाले थे सब लोग मिलकर के किए थे। लीड टू द डिस्कवरी द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, और ये बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन कैसे क्रिएट होता है। ठीक है। आगे, मॉर्गन किस पे काम कर रहे थे? मॉर्गन वर्कड विद द टिनी फ्रूट फ्लाई, और फ्रूट फ्लाई का नाम क्या होता है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। क्या नाम होता है? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। कोई मुझे बताएगा इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? पक्का? कहां से आवाज आई? कितना होता है? तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हारा होमवर्क है, करके लेके आना है कि ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। वहां पर ना ढूंढो मेरे भैया, नहीं मिलेगा। अच्छा मिल जाए, देखो पुरानी एनसीईआरटी देखो होगा। अच्छा आप तुरंत होमवर्क कर ले रहे हो। पुरानी एनसीईआरटी में एक नया चैप्टर चल रहा था ना, यहाँ पर नहीं हो, वो भैया ढूंढ रहे हैं। कितना होता है? 2n = 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। चलो, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर जिस पे काम कर रहे थे। आगे, व्हिच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडी। कह रहे हैं कि इस टाइप की स्टडी करने के लिए, जेनेटिक स्टडी करने के लिए ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर क्या सबसे सुटेबल मानी जाती है, क्योंकि बहुत छोटी से। क्यों सुटेबल मानी जाती है उसका रीजन है, आगे पढ़ेंगे। ये मेरे पास 2 दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर है, एक इसमें मेल है, क्या है, फीमेल, यानी इसमें सेक्स भी क्या है, अलग अलग है। मेल अलग है, फीमेल क्या है, अलग है। ये जो कम हाइट का दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, ये मेल है, ए नंबर वाला, ये मेल है, और ये क्या है, फीमेल है।
तो एक्सपेरिमेंट के दौरान ये आसान है कि पहचान जाओगे आप कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, इसीलिए इन्होंने इसको चूज किया था। इसके अलावा बहुत सारे रीजन है कि टीएस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही क्यों चूज किया था अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसके कारण अलग अलग है, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। दे कुड बी ग्रोन ऑन द सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। क्वेश्चन ये बनता है कि टीएस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर ही क्यों एक्सपेरिमेंट किया, कुछ और भी ले सकते थे, ह्यूमन के ऊपर कर लेते एक्सपेरिमेंट, उनके ऊपर क्यों नहीं किया, तो उसका कुछ रीजन था। रीजन क्या था वो मैं बताने जा रहा हूं कि ड्रोसोफिला को ही क्यों लिया गया था। ड्रोसोफिला को इसलिए लिया गया था क्योंकि यह साइज बहुत छोटी है, और दूसरी बात इसे लैब में ग्रो कराना बहुत क्या है, आसान है। एक केला पकड़ा दो आराम से पॉपुलेशन बढ़ा लेती है। मतलब ये है सिंथेटिक मीडियम, मतलब खाने के लिए ज्यादा नहीं चाहिए इसे, एक केला दे दो इसे, सिंपल सिंथेटिक मीडियम, मतलब एक बनाना आप दे दो, क्या होगा उस पे आसानी से ड्रोसोफिला ग्रो कर जाता है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो दे कुड बी ग्रोन ऑन द सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी, यानी कि लेबोरेटरी के अंदर ड्रोसोफिला को ग्रो कराना बहुत आसान है, इसलिए टीएस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर काम किया था। ये पहला कारण हो गया, पहला कारण ये होगा। दूसरा, इसकी जो लाइफ साइकिल बहुत छोटी सी है। भाई अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप क्या चाहोगे कि जो आपका रिजल्ट है वो जो हम मर जाए तब मिले, ऐसा नहीं चाहोगे ना। अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम ये तो चाहेंगे ना कि हम जिंदा रहते रहते क्या करें, सारे रिजल्ट पा लें। तो ऐसे चीज पे एक्सपेरिमेंट करो जिसकी लाइफ साइकिल क्या हो, बहुत ही छोटी हो। तो लिखा क्या, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट द 2 वीक। इनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 2 हफ्ते की होती है। 2 हफ्ते के बाद जो भी वेरिएशन दिखेगा हमें आसानी से दिख जाएगा। तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो 2 हफ्ते मैंने किया है, कम समय भी लग रहा है, रिजल्ट भी हमें मिल जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमें आसानी से मिल सकता है 2 हफ्ते के बाद। इसीलिए इन्होंने क्या चूज किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज किया था। एंड अ सिंगल मेटिंग, और एक सिंगल मेटिंग से कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ द प्रोजेनी। एक बार मेटिंग से प्रोजेनी का नंबर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्रोजेनी का नंबर ज्यादा रहेगा तो वेरिएशन भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। हम स्टडी कर सकते हैं उसमें वेरिएशन किसमें ज्यादा आ रहा है किसमें कम आ रहा है। तीसरा रीजन क्या है, आल्सो देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्स, यानी कि मेल क्या है अलग है और क्या है फीमेल अलग होता है, इजिली डिस्टिंग्विशेबल। यानी आप बाहर से देख करके आप फ्लाई को बता सकते हो कौन सी मेल ड्रोसोफिला है कौन सी फीमेल ड्रोसोफिला है। इसलिए इन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला का इस्तेमाल किया था। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मेंडल ने पी प्लांट को लिया था क्योंकि उसके अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या थे, बहुत ही ज्यादा थे। ऐसे ड्रोसोफिला के अंदर भी क्या होता है, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। आल्सो इट हैज मेनी टाइप ऑफ द हेरिडेटरी वेरिएशन, इसमें वेरिएशन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। दैट कैन सीन विद द लो पावर माइक्रोस्कोप, जो आसानी से आप लो पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। ये कुछ रीजन था जिसकी वजह से टीएस मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कौन सा एक्सपेरिमेंट, क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए क्या इस्तेमाल किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन बनेगा कि बताइए आप कि टीएस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों लिया। पहला कारण बताओ, क्योंकि इसे आप आसानी से ग्रो करा सकते हो सिंपल सिंथेटिक मीडियम के अंदर, लैब के अंदर। ड्रोसोफिला कितनी बड़ी होती है, कभी देखा आपने, देखा? अरे जाओ आप फल वाले दुकान पे सेब रख दो, बस उसके आसपास आपको दिख जाएगी आसानी से। बहुत बड़ी नहीं होती कि 2-4 कुंटल की होती, लैब में रखने के लिए दिक्कत हो जाए। बहुत छोटी सी फ्लाई है ना, कहीं भी आप रख सकते हो, आसानी से एक्सपेरिमेंट कर लोगे। मतलब क्या है, लैब में से ग्रो कराना बहुत ही आसान था, इसलिए इसे मॉर्गन ने चूज किया। भाई ये भैया हमसे पूछ लो, करें जो घर में आती है वो हाउस फ्लाई होती है ना, जो घर में आती है वो हाउस फ्लाई है, और ये क्या है, फ्रूट फ्लाई है। नाम में छुपा हुआ वो हाउस फ्लाई है, घर में रहती है। ये फ्रूट फ्लाई कहाँ रहेगी, फ्रूट के आसपास रहेगी, ठीक है। अगला बताओ, टीएस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज किया। पहला रीजन, सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे इसे आप आसानी से ग्रो करा सकते हो। दूसरा क्या था, लाइफ साइकिल क्या है, बहुत ही छोटी है, कितनी, 2 वीक की। और एक बार मेटिंग से, एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोजेनिक नंबर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है।
तो ये हो गया आपके पास दूसरा रीजन। हो गया दो रीजन। तीसरी बात करते हैं। तीसरा है मेल और फीमेल में आप आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हो, क्योंकि मेल अलग है फीमेल अलग। साइज देखकर बता सकते हो आप कौन मेल है कौन फीमेल। जो छोटा होता है वो मेल होता है, जो बड़ा होता है वो क्या होता है फीमेल। ये हो गया आपका तीसरा कारण। हो गया। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रोसोफिला के अंदर वेरिएशन क्या थे, बहुत ही ज्यादा थे। ठीक है ना। इसी एक्सपेरिमेंट को मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, कल ये परसों दो मुझे आंसर दो लिंक। हाँ कल लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, ये फिगर दिख रहा है आपको ना, यही फिगर मुझे कल पढ़ाना है। बहुत गौर से पढ़ेंगे हम, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो भाई बताओ फिर से, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपके पास एक टेबल बना होगा ना, टेबल है या नहीं है? मेरे पास तो नहीं है टेबल, इसमें से गायब हो गया है। अब एक टेबल बना होगा, टेबल है आपके पास 5.3 है ना, उसमें लिखा है एक तरफ ए लिखा है एक तरफ बी लिखा है। ये जो टेबल है बहुत कंफ्यूजिंग है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, अलग अलग है। इसमें दो बातें एकदम सेम सेम है, एक बात थोड़ा सा क्या करती है डिफरेंशिएट कर जाती है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, बोथ अकर्स इन द पेयर, लिखा है ना अकर्स इन द पेयर। ए कॉलम में भी लिखा हुआ है बी कॉलम में भी लिखा हुआ है। अब बताओ जीन और क्रोमोसोम में से कौन है पेयर में? दोनों पेयर है। तो किसको बताएं जीन और किसको बताएं क्रोमोसोम है? बता पाएंगे? नहीं। अगला क्या लिखा हुआ है, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट। लिखा हुआ ये कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो पेयर में से एक कहाँ जाता है, एक गैमीट में जाता है दूसरा दूसरे में जाता है। अरे तो आपने पढ़ा है, बोलो ना। तो मैं बताऊं, क्या गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो क्रोमोसोम होता है, होमोलॉगस पेयर में से एक क्रोमोसोम एक गैमीट में जाता है दूसरा क्रोमोसोम जाता है ना। जीन के बारे में बताओ, एलील के बारे में बताओ। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है जो एलील पेयर होते हैं उसमें से एक पेयर में से एक एलील एक में जाएगा दूसरा दूसरे में जाएगा। तो कौन जीन है कौन सा इसमें से क्रोमोसोम है, बता पाओगे? अभी तक दोनों क्या है, दोनों के लिए सेम है। तीसरी लाइन पढ़ते हैं। तीसरी लाइन लिखी है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट पेयर क्या होते हैं, सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली टू द ईच अदर। इंडिपेंडेंट पेयर मतलब नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, नहीं समझ में आया? इंडिपेंडेंट पेयर इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू द ईच अदर। अच्छा बताओ, ये दोनों होमोलॉगस है ना, और ये वाले है या नहीं है? है। कौन कौन होमोलॉगस है?